लोग बात भी नहीं करते हैं, वो है ऑपरेशन पवन, जिसके अंदर मैं गया था श्रीलंका। ये मैं गया हूँ 89-90 में। 1972 से 1975 मैंने वहाँ 3 साल की ट्रेनिंग करी। वहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के कैडेट्स ट्रेनिंग लेते हैं। आज के दिन होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस जमाने में होती थी इंडियन सिविल सर्विस। कुल मिलाकर के 48 में से 7 बच्चे फर्स्ट चांस में सिलेक्ट हुए नेशनल डिफेंस एकेडमी में, उनमें से एक मैं था। तो फादर ने बोला कि मैं जरा देखूं जरा तुम्हें पढ़ना आता है कि नहीं आता है। फादर ने मुझे किताब दी ऐसी, मैंने उसको उल्टा किया और पढ़ना शुरू कर दिया कि ये क्या तरीका है। मैंने कहा मैंने तो ऐसी सीखी है। नमस्कार हुकुम। आज हमारे लिए बहुत ही एक गौरव का विषय है कि अन्नौज के महाराज और भारत के एक वीर सेनानी हमारे साथ हैं, कर्नल महाराज जयराज सिंह जी। नमस्कार सर। हुकुम, आपकी जर्नी सिर्फ एक जर्नी नहीं है, करियर नहीं है, ये एक लीगेसी है सर, जो आपने मेंटेन किया शुरुआत से और अभी भी सर आप करते आ रहे हो। जैसा कि आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि सर आफ्टर कर्नल रिटायरमेंट एडवोकेट भी कर रहे हैं, वकालत भी कर रहे हैं सर। तो सर आप अगर अपनी जर्नी बताना चाहोगे सर विद इन 1 मिनट, जो 0.01 ऑडियंस आपको नहीं जानती है, ऑलमोस्ट नल जो आपको नहीं जानती है, उनको आप क्या बताना चाहोगे सर अपने बारे में? मेरा कहना है कि बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से अगर कोई बालक निश्चय कर ले कि मुझे उस मंजिल तक जाना है, तो वह निश्चय अगर तगड़ा है तो वह मंजिल तक अवश्य पहुंचेगा। जैसा कि मैंने साधारण सरकारी स्कूल अर्नौज से अपनी जर्नी प्रारंभ करी और जो मेरा लक्ष्य था उस लक्ष्य तक पहुंचा, और लक्ष्य तक पहुंचने के बाद में पुनः जिन जड़ों से मैंने अपने जीवन का सफर प्रारंभ किया, उन्हीं जड़ों में पुनः पहुंचकर धन्यवादवश उस जनता का जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मैं आज आपके बीच में हूँ। आज हम सिर्फ कहानी नहीं, वो स्किल, वो इनोवेटिव सोच के साथ बात करेंगे हुकुम साहब से, जो बताना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को ऑपरेट किया। और अन्नौज लेवल पर मेरे हिसाब से सर आप पहले होंगे जो कर्नल पोस्ट पे होंगे सर। तो सर आपके लिए पहला प्रश्न है, हुकुम, अन्नौज की ऐतिहासिक पहचान क्या रही है आपकी? अर्नौज एक बहुत ही प्राचीन नगर है। अगर आप चेक करें वेबसाइट के अंदर, आप ये पाएंगे कि जब पांडवों को 13 साल का वनवास हुआ था, तो उन्होंने जहाँ पर जंगल में शरण ली थी, उस इलाके में अर्नौज है। अरुण उदय यानी सूर्य जहाँ उगता है वह अरुणोदय है। अरुणोदय से अर्नौज। अर्नौज प्रतापगढ़ रियासत का एक भाग है। महाराणा कुंभा के छोटे भाई खेमकर्ण उर्फ खेमा के द्वारा स्थापित यह प्रतापगढ़ रियासत शुरू में देवगढ़ रियासत कहलाता था। देवगढ़ इसकी राजधानी थी। उसी वंश परंपरा से चलता गया खानदान, उसी वंश से निकला हुआ छोटा भाई लाल सिंह को अर्नौज का ठिकाना दिया गया, महाराज की पदवी दी गई, और उन्हीं के बेटे हुए अर्जुन सिंह, के बेटे हुए कुशाल सिंह, के बेटे हुए रघुनाथ सिंह। यस सर।
लालगढ़ जिसे आज हम जानते हैं, जो कि गोतमेश्वर से आगे है, कनाड़ के और गोतमेश्वर के रास्ते के ऊपर, सालमगढ़ के रास्ते पे लालगढ़ का किला जो अभी भी खंडर हालत में है, यह किला लाल सिंह जी ने ही बसाया था। रघुनाथ सिंह जी का जन्म भी लालगढ़ में ही हुआ है, क्योंकि सबसे आखिर में निकले हुए इस वंश से रघुनाथ सिंह जी ही थे। तो जब उदय सिंह जी निसंतान उनका देहांत हुआ, जो कि महारावत थे प्रतापगढ़ के, तो उनकी गद्दी पर गोद लिए गए महारावत रघुनाथ सिंह। बड़े बेटे मान सिंह व उनकी संतान रही प्रतापगढ़ में। छोटे बेटे को पुनः रिक्त स्थान अरनोद का दिया गया, नाम उनका गोवर्धन सिंह, उनके लड़के भीम सिंह का लड़का मैं। रियासतें चली गई, जो भी महल थे, जो भी हमारे जो भी मकानात थे, वो धीरे धीरे सरकार के लिए समर्पित रहे, सरकार के कामों के लिए समर्पित रहे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस महल में कभी हमारे दादाजी महाराज साहब गोवर्धन सिंह जी रहते थे, उसी महल के हिस्से में प्राइमरी स्कूल चला, और एक साधारण छात्र की तरह मैंने भी उसके अंदर शुरुआत की शिक्षा ग्रहण करी। और जो हमारे ही बनाई गई बिल्डिंग 1951 में हायर सेकेंडरी स्कूल अरनोद है, उसी बिल्डिंग में मैंने एक साधारण छात्र की तरह, सब छात्रों की तरह मैंने भी शिक्षा प्राप्त करी, मेरी प्रारंभिक। और वहीं से ये जर्नी शुरू हुई। अब मेरे पिताजी ने कहा कि पुरानी बात खत्म हुई, अब हमको अपनी नई पहचान बनानी है और एक नए सिरे से, जिसे बोलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करना है। पिताजी का नाम मैंने अर्ज किया महाराज साहब भीम सिंह जी, लेकिन मेरा नाम रखा गया मात्र जयराज। मैं सिंह नहीं लगाता और नहीं सिसोदिया या राजपूत लगाता हूँ। मैंने पूरे जीवन भर सिंपल नाम रखा जयराज। कोई ये नहीं जानता कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, न मैंने कभी मेरे मित्रों को ये बताया कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। क्यों कि उस बैकग्राउंड की चीज़ें हिंदुस्तान आज़ाद होते ही समाप्त हो गई और हमको एक नई मंजिल अपने ही दम पर पाने के लिए एक हमने निश्चय किया कि अब हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे कि हम सेना के अंदर एक उच्च अधिकारी बनेंगे। यही हमारे में जज्बा प्रारंभ से रहा। यस सर, यस सर। तो सर सेकेंड क्वेश्चन सर आपके लिए है, स्टेट टाइम में अरनोद का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था सर? अरनोद जो है एक ठिकाना था, यस सर। और जैसे सब ठिकाने हैं वैसे ही ठिकाना था, लेकिन क्या है कि सबसे नज़दीकी ठिकाना था जो इन्हीं परिवार जो प्रतापगढ़ का है, उसी के बाद कोई ठिकाना है नज़दीकी तो वह अरनोद था। जब भी रिक्त स्थान होता प्रतापगढ़ में तो गोद अरनोद से ही जाते थे यस सर। प्रतापगढ़ में। तो निकट संबंधी रहे, यानी ये समझ लीजिए महाराज कुंवर मान सिंह जी, मेरे ग्रैंडफादर के जो बड़े भाई हैं, यस उनका देहांत महारावत रघुनाथ सिंह जी उनके पिताजी के जीवन काल में हो गया। तो उनके बेटे राम सिंह जी बने महाराज महारावत प्रतापगढ़ के। तो एक तरीके से मेरे ग्रैंडफादर गोवर्धन सिंह जी के वो क्या हुए, भतीजे हुए। तो यही परंपरा रही है। और हमारे दो भाई मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़े महाराज कुंवर मान सिंह जी, छोटे वाले मेरे दादाजी महाराज गोवर्धन सिंह जी अरनोद आ गए। यस और सबसे बड़ी बहन इनकी वल्लभ कंवर, यस उसकी शादी दरबार गंगा सिंह जी बीकानेर से हुई। यस और सबसे छोटी बहन जो है राजकुमारी, उनकी शादी हुई सेलाना। यस ये कुल मिलाकर के हमारे परिवार का रहा है। और मेरे जो ग्रैंडफादर हैं महाराज गोवर्धन सिंह जी, उनकी शादी हुई चूरू में, एक ठिकाना है महनसर। यस
और मेरे फादर हैं, उनका अजमेरा के अंदर एक गांव है बागसूरी, और राव साहब ओंकार सिंह जी की बेटी हैं मेरी माता जी। और अंग्रेज़ों के ज़माने में जैसे आज के दिन होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, Yes, sir. उस ज़माने में होती थी इंडियन सिविल सर्विस। CV से। इंडियन सिविल सर्विस में उच्च अधिकारी थे, और वो रिटायर हुए थे एज हाई कमिश्नर ऑफ अजमेर। Yes, अजमेर जो है डायरेक्ट अंग्रेज़ों के नीचे था। yes, बाकी सब जगह अंग्रेज जो है इनडायरेक्टली रियासतों के मार्फत अपना राज्य चलाते थे। yes. थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा गौरवर्धन सिंह जी और महाराजा लाल सिंह जी और महाराजा भीम सिंह जी से आपने क्या सीखा महाराजा ने बोलते हैं, महाराज बोलते हैं। सर? तो ये महाराज की जो उपाधि है, हमारे इस पूरे खानदान में मैं पहला हूँ जो किसी के नीचे मैंने नौकरी करी है। जैसे मैंने कहा, जीजा जी बहुत बड़े जनरल थे। महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर के, वो बहुत बड़े जनरल थे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया था। और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हिंदुस्तान से प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। यस, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को यह ऑफ़र दी कि आपको मैं अंग्रेज जो फ़ौज है उसके अंदर डायरेक्ट बनाएंगे कर्नल। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर महारावत रघुनाथ सिंह जी ने कहा कि अब यह समय आ गया है कि मेरा बेटा नौकरी करेगा। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो मेरे फादर भी उस ज़माने में बहुत कम थे ग्रेजुएट। मेरे फादर दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज और महाराजास कॉलेज जयपुर यस, से पढ़े हुए थे। तो उनको डायरेक्ट कहा गया कि आपको डायरेक्ट बनाएंगे मेजर। लेकिन वही बात हमारे ग्रैंडफादर ने कहा कि अब ये टाइम आ गया है कि तुझे नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन ये गलती मेरे फादर ने नहीं करी। यस, जब मैंने कहा, पहली बार ज़िंदगी में मैंने देखा कि मेरा एक साथी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की तैयारी कर रहा है। यस सर, तो तब मैंने फादर से कहा कि मैं भी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में जाना चाहूँगा, मैं भी तैयारी करूँगा उस परीक्षा की। यस, तो उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल है परीक्षा, तो मुझे तो याद नहीं है वो सब बातें, लेकिन फादर कहते हैं कि मैंने अनशन कर लिया और मैंने कहा नहीं, मैं तो परीक्षा दे के ही रहूँगा। फादर ने Yes, फिर yes. मेरे साथ मेहनत करी। फादर भी अच्छे थे इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में। उन्होंने तैयारी करी और ईश्वर की कृपा से 2 फरवरी 1966 में मैं Yes, sir. सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में चला गया। Yes. गांव के स्कूल से गया था और मेरे जो साथी थे वो अंग्रेजी स्कूल से आए थे। Yes, sir. बड़ा कंपटीशन था, 48 बच्चे थे। 48 बच्चे को अंदर मैंने मेहनत करी, और छठी के जब रिजल्ट आया तो मैं 48 में से 12वें नंबर पे आया। That's 7वीं का जब रिजल्ट आया तो मैं 48 में से चौथी पोजीशन में आया। और फिर 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, उस ज़माने में 12वीं नहीं होती थी, yes. मैं फर्स्ट पोजीशन पे आया। कुल मिलाकर के 48 में से 7 बच्चे फर्स्ट चांस में सिलेक्ट हुए नेशनल डिफेंस एकेडमी में, उनमें से एक मैं था। That's great, sir. बाकी 6 ने यह सोच करके कि क्या पता मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा या नहीं आएगा, उन्होंने वैकल्पिक कॉलेज में एडमिशन कराया। तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरा नंबर आएगा। मैं अरनोद में आ गया। उस ज़माने में न तो यहाँ कोई अखबार आता था, और रजिस्टर्ड लेटर आया, कॉल लेटर, और उसके बेसिस पे मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पूना मैं चला गया। Yes, sir. 1972 से 1975 मैंने वहाँ 3 साल की ट्रेनिंग करी। वहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के कैडेट्स ट्रेनिंग लेते हैं। 3 साल की ट्रेनिंग के साथ साथ हमारी पढ़ाई भी होती है, और पढ़ाई के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी की डिग्री प्राप्त करी। फिर 1 साल हमने ट्रेनिंग करी देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। Yes, sir. और 13 जून 1976 को मैं
एक सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर प्रेसिडेंट कमीशन यस सर। पाया मैंने। बाकायदा नीलम संजीवा रेड्डी का साइन किया हुआ एक लेटर है जिसमें मेरे को अपॉइंट किया गया आर्मी में एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट। सेकंड। और ये सेकंड लेफ्टिनेंट की जर्नी मेरी शुरू हुई 13 जून 76 को और समाप्त हुई 2 फरवरी 2000 को। यस इत्तेफाक से अभी हमने हमारे जो बैच है उसने गोल्डन जुबली मनाई है सैनिक स्कूल के अंदर 1972 में हुए थे पास आउट। यस फिर हमने गत वर्ष गोल्डन जुबली मनाई है एनडीए में 1975 में वहाँ से हुए थे पास आउट। और अभी जो आने वाला जून है यस उस जून में 19 से लेकर के और 21 तक हम सब जो उस समय बने थे अफसर 13 जून 76 को हम गोल्डन जुबली मनाएंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। दैट्स ग्रेट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, रॉयल फैमिली में पैदा होने के बाद का प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है सर? मैंने कभी भी अपने आप को रॉयल फैमिली समझ करके अपने बर्ताव में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कोई ये समझे कि मैं एक रॉयल फैमिली के तौर पर अपने आप को प्रदर्शित कर रहा हूँ। अगर मेरे साथी जो मेरे साथ में सैनिक स्कूल में रहें या मेरे साथ में एनडीए में रहें, आईएमए में रहें या मेरे साथ में फ़ौज में उन्होंने सर्विस करी है, चाहे जवान हो चाहे अफसर हो, वो आश्चर्यचकित होंगे ये जान करके कि मैं किसी रॉयल फैमिली से ताल्लुकात रखता हूँ। सर आपके अनोद के बचपन के दिन कैसे थे? मेरे अनोद के बचपन के दिन बहुत ही शानदार थे और जो हमारे बचपन के दिन हैं उनकी तुलना में आजकल के बच्चों की बचपन की करता हूँ तो ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरे फादर को स्विमिंग का बहुत शौक़ था और हमारे परिसर में एक बावड़ी है जिसमें ऊपर से वह गंठा मतलब जम मारना होता है, गंठे लगाते थे और उन्होंने अनगिनत बच्चों को तैरना सिखाया और हम भी उसमें तैरते थे। और वहाँ पर आम तौर पर खेल कूद के साथ में बच्चों का तैरना और तरह तरह के आउटडोर गेम्स खेलना ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी थी और सब मिलजुल के रहते थे, कोई भी भेदभाव नहीं था और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत चरम पर थी। वह सब चीज़ें आजकल ख़त्म हो गई है और मोबाइल वगैरह और मोटरसाइकिलों पे चलना ये ज़्यादा चलन में आ गया है, पहले ये बातें सब नहीं थी। तो सर ये सब मोबाइल की दुष्परिणाम है? देखो मोबाइल अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है, अब कैसे कोई इस्तेमाल करे ये उसके ऊपर है। मोबाइल में काफ़ी शिक्षाप्रद चीज़ें भी है और मोबाइल एक नशा भी है। अब इसको संतुलित करके और इस्तेमाल किया जाए तो ये प्लस पॉइंट है और संतुलित नहीं करें तो ये नेगेटिव पॉइंट होगा। लेट्स गेट सर, मायो कॉलेज अजमेर ने आपको कैसे सेव किया सर? नहीं, मेयो कॉलेज अजमेर में मैं नहीं, मेरे फादर अजमेर में थे मेयो कॉलेज में। देखो मेयो कॉलेज जो है वो केवल रॉयल फैमिली से कनेक्टेड लोगों के लिए ही था उस ज़माने में और मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त करी मेयो कॉलेज में। मेरे फादर ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी दिल्ली कॉलेज इंदौर में है और मेरा बेटा है वह भी दिल्ली कॉलेज इंदौर से पढ़ा है 3री से लेकर 12वीं तक। तो मेरे फादर कहते थे कि जब 100 बच्चों की स्ट्रेंथ हो गई तो वहाँ बड़ा जश्न हुआ, उसमें फादर थे। इसी प्रकार से जब मेयो कॉलेज में गए तो मेयो कॉलेज में भी जब 100 की स्ट्रेंथ हो गई फिर कोई जश्न हुआ, फादर उसमें भी थे। तो इस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा समझ लीजिए 11th 12th तक जो भी 11th तक उस ज़माने में हो रही होगी वो उन्होंने करी दिल्ली कॉलेज मेयो कॉलेज में और फिर कॉलेज उन्होंने करा महाराजास कॉलेज जयपुर से, वहाँ उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त करी मैथमेटिक्स इंग्लिश में। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का क्या एक्सपीरियंस रहा सर आप? देखो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ जो है उस ज़माने में जहाँ तक मुझे याद है मेरे को फुल स्कॉलरशिप मिली थी। यानी ये समझ लीजिए कि 10 साल की उम्र में यानी 1955 का मेरा जन्म है और 1966 से लेकर के आज दिन तक मैं
अपने माता पिता पर तनिक भी बोझ नहीं बना। यानी मैंने फुल स्कॉलरशिप पाई, और स्कॉलरशिप फुल भी कितनी थी कि 2,500 रुपया साल का, जिसके अंदर ड्रेसें, जिसके अंदर खाना पीना, किताबें, सब कुछ जो है 2,500 में था। और इस फुल स्कॉलरशिप का हमने भरपूर जो है फ़ायदा उठाया। और जो हमारे से उम्मीद राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार ने किया कि हम एनडीए में जाएं, तो हम पहले चांस में ही एनडीए में चले गए। सर, सैनिक स्कूल में जो आपका एक फ्रेंड होगा जिसने आपको ऐसी वैल्यू एड की लाइफ में जिससे आप बहुत आगे गए सर, एक फ्रेंड तो? नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसमें एक कर्नल वेद प्रकाश है। यस सर। वो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र जो है स्कूल के समय भी रहे, और बाद में भी हमने काफ़ी ट्रेनिंग कोर्सेज भी करी। और जो है आखिरी के जो हमारे फ़ौज के अंदर समय है उसमें भी वो साथ में थे, और फ़ौज छोड़ने के बाद में भी वो जयपुर में वो 1999 यानी 1999 में ही उन्होंने वकालत शुरू कर दी थी। यस सर। और मैंने भी 2000 में वकालत पूरी करी। यस सर। और मैंने वकालत करी, ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर नहीं करी, अब मैं थोड़ा गंभीरता से, अब मैंने करीब समझ लीजिए 10-15 दिन हुए हैं, मैंने सोचा कि ये भी एक चीज़ है जो करके देखी जाए। एग्जैक्टली सर। सर, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा आपके लाइफ में सर कितनी इम्पोर्टेंट है? देखो, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा ही मेरे ख्याल से किसी भी मनुष्य की आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बनता है। क्यूरियोसिटी ही है जिसमें, जब मैं सैनिक स्कूल में था तो एक बैंड आया करता था नसीराबाद से, फौज का बैंड। उस फौज के बैंड में क्या था कि उनकी जो ड्रेस थी उसमें एक सफ़ेद हैक्कल हुआ करता था, और वह रेजिमेंट थी, बाद में मुझे पता पड़ा, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। ग्रेनेडियर्स का मतलब यह है किसी ज़माने में जो बहुत दूर तक ग्रेनेड फेंक सके, ऐसे लोगों को पूरी की पूरी फौज से सेलेक्ट करके और एक बनी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। तो मेरे उसी समय एक दिमाग में आ गया कि मैं फौज में तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन मैं इस ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में जाऊंगा। तो जब मेरे को पूछा गया, जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में चला गया, तो मेरे ग्रैंडफादर मेरे नाना जी ने कहा कि अब आपको लेना है निर्णय कि आप थल सेना में जाएंगे या टैंकों की सेना में जाएंगे या तोप खाने की सेना में जाएंगे। तो मैंने कहा हम थल सेना में जाएंगे और हम ग्रेनेडियर्स में जाएंगे। तो हमारे पड़ोस में एक वो थे कर्नल साहब जो कि सेंटर कमांडेंट रहे हैं ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर नसीराबाद के। तो वो पड़ोस में थे, तो मेरे नाना जी मुझे वहाँ ले गए उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला कि बच्चे तुम जाओ तो रहे हो, लेकिन ये समझ लो कि इतना मशक्क़त करनी पड़ती है कि घुटनों का ग्रीस आपका निकल जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, निकले तो निकले, लेकिन जाऊंगा तो मैं ग्रेनेडियर्स में ही। और ईश्वर की कृपा रही कि मेरे को वही रेजिमेंट मिल गई। दैट्स ग्रेट सर। सर, डिसिप्लिन आपने कैसे बिल्ड किया इस वे को फॉलो करने के लिए? देखो, डिसिप्लिन से ही प्रारंभिक जो एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम मैंने सैनिक स्कूल का पास किया। बहुत परिश्रम किया उसके लिए। मुझे पता है कि मेरे जो फादर हैं उन्होंने मेरे को बहुत कठिन कठिन मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको मौखिक, बिना किसी कागज़ के, मेरे को 7 डिजिट को भाग दो 4 डिजिट से, और 3 डिजिट को गुणा करो 3 डिजिट से, 20 क्वेश्चन गुणा के, 10 क्वेश्चन भाग के, और जवाब लिखो। ये काम जब मैंने कर लिया तो सैनिक स्कूल की परीक्षा जो मेरे लिए बहुत ही आसान रही। मुझे याद है कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो उस समय क्या हुआ कि कोई ज्योमेट्री बॉक्स की भी शायद ज़रूरत थी, तो मैं ज्योमेट्री बॉक्स मेरे पास था नहीं। तो मैंने जो इन्विजिलेटर थे, बाद में मुझे पता पड़ा वो थे मिस्टर सोरल जो कि लाइब्रेरियन थे, उनसे मैंने कहा कि मुझे को ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। तो वो मेरे फादर के पास गए ज्योमेट्री बॉक्स के लिए। तो फादर ने, आपने जैसे कहा, क्यूरियोसिटी बस पूछा कि मेरा बेटा कुछ कर भी रहा है, नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि उस पूरे हॉल में अगर एक बच्चा ही पास होना है
तो वो आपका बेटा होगा। तो ये एक कॉन्फिडेंस का लेवल है, ये एक लगन का लेवल है, ये डिसिप्लिन का लेवल है। और जब हम चले गए सैनिक स्कूल में तो Yes. वहाँ तो ऑटोमेटिक सुबह से लेकर शाम तक फिजिकल ट्रेनिंग, और हमारी जो ड्रेस है बच्चों की वो खाकी निकर, खाकी कमीज Yes. और बेल्ट। तो ये बेल्ट की जो जर्नी शुरू हुई थी, कब हुई शुरू हुई? 2 फरवरी 1966 को, Yes, sir. और चलती गई 2 फरवरी 2000 तक। Yes. और उसके बाद में भी मैंने तरह तरह के असाइनमेंट किए, जैसे जेके सिंथेटिक्स में मैंने 5 वर्ष बिताए 2005 तक। मैं ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारी रहा करीब Yes, 1.5 साल। भीलवाड़ा में मैंने नया ऑफिस खोला। Yes. 7 ईयर्स तक मैं रहा बिरला सीमेंट में। तो वहाँ भी कभी कभी यूनिफॉर्म पहनते थे तो वहाँ भी बेल्ट हमारे साथ था। और मैंने करीब 1 डेढ़ साल मैंने करा आइनॉक्स विंड इंडस्ट्री बाड़मेर जैसलमेर में। जब मैं 60 ईयर्स का हो गया तब, हालांकि मुझे एक्सटेंशन का भी विकल्प दिया गया, मैंने कहा नहीं, अभी जिस समाज ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है मुझे उस समाज में पुनः जा कर के अपना योगदान देना है। तब से लेके यानी 2015 से अभी तक मैं यहाँ पे हूँ। और इस दौरान तरह तरह के जो है मेरे बचपन के दोस्त हैं, हमने सब जो भी दोस्त थे उस ज़माने के साथ में हमने गेट टुगेदर किया। Yes. और उसके सिवाय हमने जो बच्चों, हमारे दोस्तों के जो बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे हैं, उन सब से मेरी एक तरीके से मुलाकातें हुई। और हम एक दूसरे को, जो बीच में हमारी कड़ी टूट गई थी, उस कड़ी को पुनः हमने स्थापित किया। और मेरे को एक संस्था अच्छी लगी, भारतीय किसान संघ, उनसे मैं जुड़ा और आज भी मैं उनका संरक्षक हूँ। पूरे के पूरे ज़िले बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का, और जो भी किसानों की डिमांड्स होती हैं, उनकी समस्याएं हैं, वह समय समय पर मैं प्रशासन को, कलेक्टर को, एसडीएम साहब को या जो भी एमएलए हैं, एमपी को देता रहता हूँ। और मुझे हर्ष है कि हमारी समस्याओं को बड़ी गंभीरता से सरकार लेती है और समाधान निकलता है और किसानों को इसका फ़ायदा भी होता है। इसी प्रकार से एक मानव जीवन है अपना, हर एक को मानव अधिकार है। तो एक ऐसी संस्था सार्वभौमिक मानव अधिकार परिषद से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरी धर्मपत्नी भी जुड़ी हुई है, धर्मपत्नी पूरे ज़िले की महिला अध्यक्ष है और मैं अरनोद ब्लॉक का जो है अध्यक्ष हूँ। ये तो खैर पद है, लेकिन पद की कोई बात नहीं है। मेरा वैसा भी एक प्रकार का नेचर है कि कोई भी असहाय हो, उस असहाय को अगर मेरे थोड़े से समय देने पर उसकी सहायता हो सकती है तो मुझे सहायता करने में बड़ा आनंद आता है। That's great. मैं आपको कहूँ कि मैं एक वकील होने के नाते, जितने भी यहाँ वकीलों के हुए ना चुनाव, Yes. मैं रहा कोटा में, तब मैंने कोटा के बार एसोसिएशन में वोट दिए थे। Yes. चित्तौड़ रहा तब चित्तौड़ में वोट दिए, और अब अरनोद में हूँ, वहाँ वोट दे रहा हूँ। अब मैं सक्रिय जो है वकालत का काम कर रहा हूँ। मैंने देखा कि 2008 से जो ACJM कोर्ट Yes, sir. अरनोद के नाम का है, वह 2020 तक प्रतापगढ़ में ही चल रहा है। हमने मुहिम चलाई और मुझे बड़ी खुशी है कि 2020 में वह प्रतापगढ़ से ऐसी प्लानिंग के साथ में ऑल ऑफ ए सडन अरनोद आया Yes. कि शायद प्रतापगढ़ के वकीलों को उससे पहले कि समझ में आए कि हुआ क्या है, वो प्रतापगढ़ से, जैसे बोलते हैं जैक रॉबिन्सन, Yeah. वो बोले उससे पहले क्या है कि वो अरनोद पहुंच चुका था। Exactly. और अरनोद पहुंचने के बाद में प्रारंभिक समस्याएं हुई। वैकल्पिक जो है बिल्डिंगों में इसको चलाया गया, जब भी चल रहा है। आंगनबाड़ी की बिल्डिंग्स थी, उसमें एनओसी हमने ली, वहाँ से वहाँ चलाया। और बड़ी खुशी की बात है कि अब पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई है और जल्दी ही हम उस बिल्डिंग के अंदर प्रॉपर तरीके से यह कोर्ट चलेगा। Yes. इसी प्रकार से मैंने देखा कि जो है यहाँ पर कृषि मंडी की बिल्डिंगें तैयार है, लेकिन कृषि मंडी नहीं चल रही है। Yes. क्यों नहीं चल रही है? तो मैंने व्यापारियों से, किसानों से, और ये जो कृषि मंडी के जो होते हैं अधिकारी,
और जो उस समय के विधायक है, इन सब से हमने तालमेल बैठा करके और कृषि मंडी भी यहाँ प्रारंभ हुई। यस फिर बचपन से मैं देखता आया हूँ कि एक गोतमेश्वर है, उसमें कभी भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। लालगढ़ को जब भी कोई पैसा दिया जाता था, लालगढ़ पंचायत को, यस तो कुछ भी कार्रवाई करता तो जंगलात वाले उसके अगेंस्ट एफआईआर कर देते, यस क्योंकि वो इलाका जंगलात का है। तो मैंने विधायक जी को समझाया और निवेदन किया कि क्यों नहीं आप जो भी पैसा सरकार का है वो आप जंगलात को दो और जंगलात को ही डेवलपमेंट करने दो। तो ये युक्ति काम आई और आज आप देखिए सीढ़ियाँ का पुनर्निर्माण हुआ है यस और बाउंड्री वॉल बनी है ऊपर, और अभी एक लव कुश पार्क बना है और एक पाथ भी बना है अक्रॉस द कैनाल। और ये सब मैं आपको बताऊं, ये ऐसे नहीं बन रहे हैं। हमने एक यहाँ पर डीएफओ थे संग्राम सिंह कटियार, और हमने दोनों ने मिलकर के और 10 इयर्स पर्सपेक्टिव प्लान बनाया है। हालांकि वो चले गए हैं, लेकिन उस प्लान के मुताबिक सब चीज़ें आगे से बढ़ रही है। ये जो आपका कौन सा रोपवे है, यस सर ये सब प्लान में शामिल था, यानी 2020 में ही ये चीज़ें प्लान कर ली गई थी। तो 2020 की ये चीज़ें आज भी वो कर रही हैं। इस प्रकार से आप देखिए कि हर पहलू के अंदर, और ये जो रोड है प्रतापगढ़ से अरनोद, ये भी बड़ा धीमी गति से चल रहा था। यस सर तो मेरे साथ के पढ़े हुए थे एक भोपाल सिंह जी, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे, बांसवाड़ा के थे। तो उनके मित्र थे चौहान साहब, जो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर बन के आए यहाँ पर पीडब्ल्यूडी में। तो इत्तेफाक से वो आए और आने के बाद में गौतमेश्वर के दर्शन किए और देर रात वो हमारे घर पे आए कोठी पे। तो वो इत्तेफाक से वो दिन मेरा मैरिज एनिवर्सरी का था, 18 जून। तो हमने साथ में केक काटा। तो मैंने साहब उनसे अर्ज किया कि साहब नंबर 1 सब चीज़ छोड़ करके प्राथमिकता दे करके आपको प्रतापगढ़ से अरनोद की जो है ना ये रोड को बनाना है। उन्होंने पूरा कर लिया। फिर उन्होंने कहा अगली प्राथमिकता है कि जो मांगे वो करो, जो भी जज महोदय या महोदया मांगे वो करो, लेकिन ये एसीजीएम कोर्ट है ना, वो प्रतापगढ़ से आना चाहिए अरनोद में। तो उनको रोड चाहिए था, उनको जो बिल्डिंग थी आंगनबाड़ी की उसको मॉडिफाई करना था, उसमें भरपूर सहयोग दिया मिस्टर चौहान ने। यस अब आप देख लीजिए कि इस प्रकार से थोड़ी सी समझ के साथ, सूझबूझ के साथ में, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, लोगों की भावनाओं के साथ में अगर अपन साथ में कदम से कदम मिलाएं, तो मुझे लगता है कि मेरे यहाँ होने से काफ़ी हद तक मुझे संतोष है। आज हम देखो पंचायत से नगर पालिका की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यस मुझे पक्का यकीन है कि प्रतापगढ़ अब कोई गांव नहीं बल्कि एक कस्बा बन के उभरेगा। और देखो हमारे ज़माने में तो एक नायब तहसीलदार हुआ करता था, और हमारे ज़माने में एक छोटे से लेवल का क्या बोलते हैं 1 स्टार वाला थानेदार हुआ करते थे। अब आप देख लीजिए डीवाईएसपी यहाँ बैठते हैं, अभी एसडीएम बैठते हैं, अभी जज महोदय बैठते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत प्रोग्रेस सिंस इंडिपेंडेंस करी है। 2 चीज़ों का मुझे अभी भी मलाल है जो हो नहीं पाई है। वो यह है कि प्रतापगढ़ अभी तक रेलवे से कनेक्ट नहीं हुआ है। जब ट्रेन जा सकती है, मैं रहा हूँ जेएनके में, 4 टेन्योर मेरे जेएनके में हुए हैं। मैंने सियाचिन में, कारगिल की लड़ाई में, और कुपवाड़ा में, बटोट में, सब जगह मैंने काम किया है। जब इतने दुर्गम स्थान में ट्रेन पहुंच सकती है तो क्या कारण है कि ये ट्रेन अभी तक प्रतापगढ़ में नहीं आई है? आपकी जानकारी के लिए प्रतापगढ़ का इतिहास आप पढ़ें तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने विकल्प दिया था अंग्रेज सरकार को कि ज़मीन हम देंगे आपको निःशुल्क, आप यहाँ तक ट्रेन लाइए, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो वो ट्रेन की बात उस समय से लेके अभी तक वहीं की वहीं अटकी हुई है। मेरे को इतने 70 साल का मैं हो गया हूँ, सुनता हूँ कि सर्वे हो रहा है, सर्वे कब खत्म होगा और कब ट्रेन बनेगी? ये भी मेरा एक सपना है कि मेरे जीवन काल में ही हम ट्रेन से कनेक्ट हों। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर सरकार चाहे तो ये काम हो सकता है। मैं यही अपील करूंगा आपके माध्यम से कि ट्रेन को दे प्राथमिकता। नंबर 2 बात, ये अरनोद जो इलाका है, प्रतापगढ़ इलाका है, ये चीरापूंजी है राजस्थान का। और कितने दुख की बात है, जो पानी यहाँ बरसता है वो पानी पूरा का पूरा माही डैम जाता है, और उसी माही डैम के पानी के लिए हम तरस रहे हैं। माही डैम का पानी नीचे है, हम ऊपर हैं। तो लिफ्ट कैनाल से पानी यहाँ आ सकता है, और सिंचाई के लिए अगर पानी आ जाए,
हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है, यस उसमें पानी की ही कमी है। अगर पानी आ जाए तो हमारे विंटर क्रॉप्स कितने अच्छे हो जाएंगे, बहुत रबी ही अच्छा रबी होगा सर। सीजन के, वो भी हो नहीं पाए हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पर भी हम अटके हुए हैं। हमारे को जब आज के दिन 900 करोड़ रुपए की प्लानिंग के साथ में घर घर नल की योजना चल रही है, जो सिद्धांत पीने के लिए पानी पीएचडी के माध्यम से हो रहा है, वही सिद्धांत का इस्तेमाल करें तो सिंचाई के लिए भी आ सकता है। एग्जैक्टली और हमारे को, मैंने बड़े बड़े इंजीनियर जो हैं बांसवाड़ा में बैठते हैं, उनसे मैंने विचार विमर्श किया है। और मैंने अभी जो विधायक और मंत्री महोदय हैं उनको भी मैंने सुझाव दिया है कि साहब संकल्प कीजिए, थोड़ा सा ऊपर लेवल तक बात पहुंचाइए, और आप यहाँ पर लिफ्ट कैनाल का जो सपना है जिसके माध्यम से हमारे किसानों को पानी मिल सके, को पूरा कीजिए। अगर आप पूरा करेंगे तो जिस प्रकार से महाराजा गंगा सिंह जी का नाम हो गया है, उन्होंने जो कैनाल लेके आए थे पंजाब से यस और पूरा हरा भरा कर दिया बीकानेर को, वैसे ही हेमंत जी मीणा का भी नाम हो जाएगा, सीपी जोशी जी का भी नाम हो जाएगा। अगर हेमंत जी लेके आए लिफ्ट कैनाल और सीपी जोशी जी अगर लेके आए ट्रेन, ट्रेन एग्जैक्टली आपके माध्यम से मुझे मौका लगा है आम लोगों को तक बात को पहुंचाने का, और शायद कोई सरकार का नुमाइंदा देखे तो उन तक बात पहुंचाने का। वो दो ही मांग, पहला ट्रेन और दूसरा लिफ्ट लिफ्ट कैनाल के कैनाल माध्यम से सिंचाई। अगर ऐसा हो गया तो प्रतापगढ़ की काया पलट हो जाएगी। अब एग्जैक्टली आप देखिए, अपना जो भी है, सब्जियां हैं, फल है, दूध है, अपने अनाज हैं, ये सब क्या है, ये स्थानीय मार्केट तक ही सीमित है। एग्जैक्टली कल्पना कीजिए हमारा ये सामान जाए बॉम्बे, ये सामान जाए दिल्ली, तो क्या हमें कीमत मिलेगी, यानी काया पलट हो जाएगी। श्योर श्योर अब क्यों नहीं इस पर सरकार त्वरित तौर पर एक्शन ले रही है, ये मेरे समझ के परे है। बहुत ही हाई लेवल की क्यूरियोसिटी है सर में, और सर ने बहुत ही सामाजिक कार्य किए जिनसे बहुत सारे काम हुए और अपने जिला बहुत ही आगे बढ़ा प्रोग्रेसिव वे में। जैसे सर ने बताया गौतमेश्वर के रिलेटेड, गौतमेश्वर को बहुत ही इनोवेटिव वे में सर अभी डेवलप हो चुका है गौतमेश्वर ऑलमोस्ट। तो सर का योगदान बहुत ही ज़्यादा रहा। तो सर के थ्रू और मेरे थ्रू मेरा भी यही निवेदन है सरकार से कि जो सर की मांगे हैं, जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की मांगे है, वो पूरी हो और सर का जो सपना है वो पूरा हो। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आर्मी ज्वाइन करना एक डिसीजन था या कॉलिंग? आर्मी का सपना मेरे शुरू से रहा है। ये इत्तेफाक की बात है कि जब मैं प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो उस शिक्षा जो है, मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक अलग ही तरीके से प्रारंभ हुई। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था जो आजकल के समय में है, नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी वगैरह। गांव का स्कूल है, गांव की चीज़ें हैं। हमारे तो घर पर आते थे पढ़ाने के लिए टीचर्स। यस एक कालूराम जी मास्टर साहब थे, यस वो मुझे घर पे पढ़ाने के लिए आते थे, और वो किताब दीजिए मेरे को ये वाली। हाँ, तो वो साहब क्या करते थे कि आप जैसे कालूराम जमात साहब हैं, यस तो आप क्या करेंगे कि ऐसे किताब को खोल लेंगे और Yes, पढ़ाएंगे। अब मैं बैठूंगा इस तरफ, तो मेरे लिए तो किताब उल्टी हो गई ना, यस सर तो मेरे को उल्टी पढ़ने की आदत पड़ गई। तो फादर ने बोला कि मैं जरा देखूं, जरा तुम्हें पढ़ना आता है कि नहीं आता है। तो फादर ने मेरे को किताब दी ऐसी, मैंने उसको उल्टा किया और पढ़ना शुरू कर दिया कि ये क्या तरीका है। मैंने कहा मैंने तो ऐसी सीखी है। तो वो मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी। और उसके बाद में जब मैं स्कूल में गया, प्राइमरी स्कूल अरनोद में, तो मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ। यस सर तो उन्होंने पाया कि नहीं, ये तो बच्चा बड़ा होशियार है, तो मैं डायरेक्ट सेकंड में चला गया। डायरेक्ट सेकंड जब एक साल पूरा हुआ, तो एग्ज़ाम में बड़े अव्वल तरीके से पास हुआ, तो मैं डायरेक्ट फोर्थ में चला गया। फोर्थ का एक साल पूरा हुआ, तो मैं डायरेक्ट चला गया सिक्स्थ में। तो सिक्स्थ में मैं काफ़ी यंग एज में चला गया। एग्जैक्टली अब नियम आ गया कि नहीं, जो है उम्र के हिसाब से ही आगे बात बढ़ेगी। तो एक सिक्स्थ मैंने करी अरनोद में, एक सिक्स्थ मैंने करी मंदसौर में, एक सिक्स्थ मैंने करी अजमेर में, और एक सिक्स्थ मैंने करी चित्तौड़ में। यानी पास होने के बावजूद मैं सिक्स्थ में ही रहा। जैसे छठी का दूध जैसे वो याद आ गया। 4 साल तक पास होने के बाद में मैं छठी में रहा। तो फिर मैंने छठी के बाद में क्या किया, मैंने बता ही दिया आपको। तो गांव के स्कूल से जो बच्चे हैं, मैं उनको जो बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जब मैं ये कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते।
श्योर सर। आप मुझे बड़ी खुशी है आपके लिए कि आपने ऐसी जो है यहाँ से प्रारंभ करके आज आप एमबीबीएस कर रहे हैं, ऐसा आपने मुझे बताया। और आपके फादर इतने हार्ड वर्किंग हैं कि आपको इस लेवल तक पहुँचाया। यस तो ऐसे ही सब बच्चे अगर एक बार निश्चय कर लें कि हमें यह करना है तो कोई मुश्किल नहीं है। यस आपको पता ही है, अगर आपने रामायण पढ़ी है तो थोड़ा डाउट हो रहा था हनुमान जी को कि मैं कैसे जाऊंगा श्रीलंका। तो क्या कहेगा जामवन जी ने, क्या कहा, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यस पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो कहने का मतलब ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अपन कोशिश करें तो सब संभव है, यस लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे। मैं आपको अर्ज करूं कि मेरे निरंतर बच्चों से मिलने का ये परिणाम हुआ कि हमारी ही रेजिमेंट है ग्रेनेडियर्स, यस सर। जिसके अंदर एक 12 ग्रेनेडियर्स है, जिसमें एक कंपनी मीणाओं की है। यस सर। 4 कंपनियां होती हैं अलग अलग कास्ट की, राजपूत जाट, उसमें से एक कंपनी मीणा की है। तो ये लड़का है एक विशाल मीणा करके कन्नाड़ का, यस सर। वो बच्चा जो है मेरे को बाद में पता पड़ा कि वो मेरी रेजिमेंट में गया है और 12 ग्रेनेडियर्स में गया है। यस वो यहाँ पर आया तो मैंने पूछा उससे कि आप बताइए कि अपने इलाके से और कितने आपके साथी वहाँ पर हैं। यस कि साहब प्रतापगढ़ को तो छोड़िए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ मिला करके मात्र मैं अकेला हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर कितने कम्युनिकेशन गैप है, कितना हम जानते नहीं हैं, कितनी मंजिलें हैं इस हिंदुस्तान में जहाँ हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। यस वो लड़का आया, मैंने उसका सम्मान किया, मैं उसको ले गया उसी हायर सेकेंडरी स्कूल में जहाँ से वो 2022 को पास आउट हुआ था। उसने बच्चों से ये बोला कि मैं प्रतापगढ़ जाने के लिए 10 बार सोचने वाला बच्चा आज मेरी पोस्टिंग हुई है अरुणाचल प्रदेश में। यस क्या कल्पना कर सकते हैं? उसका प्रश्न था बच्चों से। आज उसने फोटो दिखाई कि मैं उस मशीन गन को हैंडल कर रहा हूँ। क्या आपने कभी इस प्रकार की मशीन गन के बारे में सोचा भी है? आज मैं उड़ी JNK में तैनात हूँ और तनख्वाह कितनी है? 21,000 बेसिक है, 26,000 के भत्ते हैं, 47,000 रुपये महीने के पा रहा हूँ। खर्चा कुछ भी नहीं है, फौज की तरफ से ड्रेस मिली है, खाना मिल रहा है, छुट्टी आने जाने का मेरे को मुफ्त में टिकट मिल रहा है। ऐसे में पूरे के पूरे पैसे बच रहे हैं। अगर 4 साल बाद एज अग्निवीर में फौज छोड़ता हूँ तो 11.5 लाख रुपए लेके आऊँगा। और अगर कंटिन्यू करता हूँ 50% जो कंटिन्यू करेंगे यस तो आगे से आगे अच्छे पद पाऊंगा। फौज छोड़ भी दिया तो CRPF तैयार है, BSF तैयार है एक ट्रेन शुदा फौज के जवान को अपनी फोर्स में लेने के लिए। 100%। तो इतने अच्छे विकल्प हैं। मेरा ये कहना है कि इस प्रकार से अगर यहाँ के बच्चों में आ जाए ये लगन कि हम फौज में जाएं तो पूरा परिवार का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। एग्जैक्टली। मैंने अभी 3 जनवरी इस वर्ष भूमि पूजन करवाई है हेमंत जी मीणा जो हमारे मंत्री जी हैं राजस्व के, उनके द्वारा। उस समय मैंने एक संकल्प किया है कि अगले 5 साल के अंदर मैं जो भी सैनिक हैं, भूतपूर्व हो चाहे सेवारत हो, उनकी जो भी गणना है उसकी 10 गुना गणना मैं करके दिखाऊंगा। 100%। और मैं इसी मुहिम के अंदर एक बड़े अच्छे शहीद भगत सिंह एकेडमी है दलोदा के अंदर, यस सर। जिसको संचालन कर रहे हैं श्रीमान संतोष राव हवालदार। और उन्होंने करीब 550 बच्चों को फौज में भेज चुके हैं। अपने बच्चे को खुद को उन्होंने फौज में मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा है। इत्तेफाक से उसमें मैं भी वहीं था उनके साथ। और वो अभी यहाँ पर आए और मैंने उनकी मुलाकात 3 स्कूलों में कराई अरनोद के अंदर। एक सरकारी स्कूल अपना हायर सेकेंडरी, एक गर्ल्स स्कूल और एक मॉडल स्कूल। यस सर। इन तीनों जगह ले गया और आगे मैंने व्यवस्था कर दी कि वो बिरावली, खेरोट और अपना प्रतापगढ़ का स्कूल भी अटेंड करें। यस तो कोई दूर जाना नहीं, अपने को सीकर झुंझुनू जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नज़दीक दलोदा है। यस वहाँ जाके आप मिलिए। और मेरे को उन्होंने बोला कि कुछ लड़कियां रह रही हैं उनके वहाँ हॉस्टल में, Yes. लड़कियां हैं कनाड़ की। यस सर। वो चाहती हैं कि हम फौज में बतौर सैनिक बने अग्निवीर। यस तो अभी कुछ ही दिन के बाद है, अखबार में मैंने खबर पढ़ी, मेरे को किसी ने भेजी है, चित्तौड़ से एक पहली बच्ची है जो कि अग्निवीर बन के गई है। ये कोई दूर नहीं अपने चित्तौड़ अपने से। यस तो फौज में जाओ, पुलिस में जाओ, किसी में भी जाओ,
चाहे सीआरपीएफ में जाओ, बीएसएफ में जाओ, लेकिन यहाँ तक सीमित मत रहो। मैंने 10-11 साल में बच्चों से मुलाकात करी है स्कूलों में, तो उनकी कल्पना बहुत ही सीमित है। क्या है? टीचर बनना है। टीचर बनना भी अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, लेकिन टीचर ही सब कुछ नहीं है। अपनी सहूलियत के लिए टीचर नहीं बनना। अगर टीचर बनना है तो अपने समाज को, अपने जो यहाँ के लोग हैं अरनोद के, उनको आगे बढ़ाने के लिए टीचर बनो, न कि अपनी सहूलियत के लिए कि भाई मेरे घर के पास में मेरी पोस्टिंग हो जाएगी या मैं मतलब कि तनख्वाह पाऊंगा, आराम पाऊंगा। वो नहीं होना चाहिए। टीचर तो एक बहुत बड़ी बात है। आपकी जानकारी के लिए, मेरे जो टीचर हैं उनको मैं अभी भी संपर्क में हूँ, जो भी इस मतलब जो विद्यमान है, उनको पूरा रेस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने हमारे को ढाला है इस चीज़ में। देखिए, हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, वो हमारे स्कूल के हैं, और दलबीर सिंह सुहाग जो कि जनरल से रिटायर हुए, वो हमारे स्कूल के हैं। आज कितने ही कलेक्टर हैं, कितने ही एसपी हैं, कितने ही जंगलात के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो हमारे स्कूल के हैं। लेकिन ये सब जो हैं अपने टीचर्स को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। जगदीप धनखड़ जी जब आए थे सैनिक स्कूल में, तो सबसे पहले वो गए मिस्टर एच.एस. राठी के घर पे और उनके पैर छुए। वो अगर साउथ में गए तो मिस आर नायर करके, रत्नावली नायर, उनके घर पे गए, उनके पैर छुए, उनको रेस्पेक्ट दी। तो टीचर भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर टीचर भी बनना है तो ऐसे टीचर बनो जिसको कि आपके बच्चे पूजें। तो द्रोणाचार्य को अपन कितना रेस्पेक्ट देते हैं, उस प्रकार से। लेकिन मेरा कहना है कि टीचर तक मत सीमित रहो। ये मत कहो कि मेरी पोस्टिंग जो है बस मेरे गांव के आसपास हो, तो वो तो बहुत ही संकुचित आपका दायरा हो गया। दायरे को बढ़ाइए। आप देश नहीं विदेश तक जाने का सोचिए। आप तरह तरह के जो अपने यहाँ हैं सशस्त्र सेनाएं हैं, हमारे यहाँ आईएएस हैं, आईपीएस है, ये करके दिखाइए। अब आपके ही देखिए आदिवासी समुदाय के अंदर सवाईमाधोपुर में एक बामनवास करके जगह है, वो भरा पड़ा है आईएएस आईपीएस से, एकमात्र गांव है। और दुख की बात है कि अपना पूरा प्रतापगढ़ जिले में एक भी आईएएस और एक भी आईपीएस नहीं है। तो जो मेरी बात सुन रहे हैं बच्चे, उनको ये करना चाहिए कि क्यों नहीं हम भी कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़े। बताइए क्या कमी है संसाधनों की? छात्रावास है लड़कों के, लड़कियों के। आज इतना अच्छा एकलव्य स्कूल बना है। मैं वहाँ पर गया हूँ, और वहाँ पर मैंने ये पाया है कि इतना बढ़िया रेजिडेंशियल स्कूल है। तो वहाँ के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, वो बहुत ही तजुर्बेकार हैं। और मैंने ये पाया कि वो जो तजुर्बेकार टीचर हैं, वो सेंट्रल स्कूल में दुर्गम जगहों में फौज के साथ में रहे हैं, सीआरपीएफ के साथ में रहे हैं। ऐसे अच्छे अनुभवी प्रिंसिपल के होते हुए, ऐसे अनुभवी टीचर के होते हुए, मेरे ख्याल से जो भी बच्चे वहाँ जाते हैं, उन बच्चों को क्या करना चाहिए? उनके अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, उस परिसर का इस्तेमाल करते हुए जीवन इसको जीवन में जो है आगे बढ़ना चाहिए। काट के बंद करो, उसको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैं बताऊं कि मेरे जीवन में जो बदलाव आया है वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ जाने के बाद आया है। इसी प्रकार से जिस बच्चे का अगर एडमिशन हो गया है किसमें, एकलव्य स्कूल में, उसका जीवन तो बदलना चाहिए 100%। और एकलव्य स्कूल के बाद में उसको ऐसी ऊंचाइयां तय करनी चाहिए, कोई एटॉमिक प्लांट में जाए तो कोई जो है स्पेस में जाए, है ना, इसरो में जाए तो कोई बड़ा मतलब साइंटिस्ट बने, तो कोई मतलब इस प्रकार का उपलब्धि होनी चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मतलब कि मुझे बताइए कि अच्छा एजुकेशन मिल रहा है आपको, बिल्कुल एक सीमित दायरे में आपको रख करके आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर क्या, कौन क्या कर सकता है? ये मेरा कहना है। सर, ट्रेनिंग का सबसे टफ मोमेंट क्या था सर आपके लिए? इन स्पाइट ऑफ दैट इंजरी मैं एक्सीलेंट में आया। और मैंने सोचा कि अब चलो कमांडो कोर्स पूरा हो गया है, अब मैं एज ए यंग ऑफिसर में गया अपने पलटन में। तो पलटन में मैंने सोचा कि अब तो क्या है कि मेरी बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी। मेरे को वहाँ बना दिया मैराथन रेस का इंचार्ज। तो वहाँ फिर दौड़, मैराथन दौड़ के अंदर बाकी सब अफसर तो बोलते थे कि ठीक है बच्चों, जवानों तुम भागो, मैं अपना टाइम लूँगा। तो मैं अलग किस्म का, मैंने कहा नहीं तुम भागो मेरे पीछे, मैं आगे आगे भागता हूँ।
तो ऐसे करके मैराथन रेस से पिंड छूटा तो फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स में मेरे को भेज दिया। अब वो इंजरी कहाँ गई क्या गई मेरे को पता ही नहीं है। मैंने न तो अभी एक्सरे कराया और न मैंने प्लास्टर बांधा। वो चीज़ अभी भी कटक कटक अभी भी बोलती है, लेकिन मैं उस बाधा को पार कर गया। बहुत ही ग्रेट लेवल का डेडिकेशन है सर आपका। सर एक ऐसा फेलियर जिसने आपको सेव किया, आपकी लाइफ को चेंज किया सर। ऐसा फेल्योर फेलियर नहीं, फेल्योर तो देखो ऐसा है कि ये मानने पर है कि मानने हम पर है। जीते हैं या हम हारे हैं। आज आप बताइए, एक साधारण इंसान कर्नल रैंक तक पहुंच गया है, ये भी एक अचीवमेंट है। दैट्स ग्रेट, यस अगर मैं फौज में रहता तो शायद और भी ऊंचे रैंक तक जाता, लेकिन मुझे ये निर्णय लेना था कि मैं फौज में रहूं या मेरे पिताजी जिन्होंने मेरे को इस मुकाम तक पहुंचाया है, जो कि जब मैं फौज में था यानी 96 में मैं था नसीराबाद में, उस समय मेरे पिताजी बड़े गंभीर रूप से जो है बीमार हो गए और उनके इलाज में 90 केजी से वो 60 किलो के रह गए। उनकी भागदौड़ में 15 किलो वजन मैंने गंवाया। ऐसी हालत में फिर मेरी पोस्टिंग नसीराबाद से हो गई और कारगिल की लड़ाई में भी हिस्सा मैंने लिया। फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अब मेरे को नज़दीक रहना होगा। ये तो इत्तेफाक है कि मेरी पोस्टिंग नसीराबाद में थी तो मैं उनको अटेंड कर पाया, और अगर मैं इसी प्रकार से कश्मीर में यहाँ वहाँ रहा तो उनको मैं इमरजेंसी में अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो 2000 के अंदर मैं फौज मैंने छोड़ी और मैं रहा कोटा में जेके सिंथेटिक्स में, और जब भी मेरी ज़रूरत हुई पिताजी को तो मैं तुरंत उनके वहाँ आ सका। तो ये आप फेल्योर कहिए या एक किसी भी सन की जिम्मेदारी समझिए पिताजी के लिए। हाँ सर। आज देखिए, मैंने फौज छोड़ने के बाद में 15 साल तक लगातार मैंने एक भी दिन में घर नहीं बैठा हूँ, यस मैंने काम किया। अब 60 इयर्स के बाद में भी मेरे पास में बड़े जॉब ऑफर्स हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी किसके लिए है, मेरी मदर के लिए है। जो मदर आज के दिन अभी जनवरी 14 जो गई है वो 93 इयर्स की हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से इस पिछले 10-11 साल तक मेरी मात्र कंपनी से और मेरे मात्र उस जगह पर रहने से जहाँ वो खुश हैं, वो है अरनोद। तो ये सेक्रीफाइस भी ज़रूरी है। यस सर। अपने माता पिता की जगह अपने सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। यस सर, थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन, कारगिल का वो मोमेंट जो आज भी याद है सर आपको? देखिए, कारगिल में जो नसीराबाद से गए थे, 2 लोग गए थे, एक कैप्टन साहब थे और एक मैं था। यस सर। ये इत्तेफाक की बात है कि कौन रहता है कौन नहीं रहता है। यस सर। लेकिन वो कैप्टन साहब जब गश्त के लिए गए थे, उस गश्त में जो है अंग्रेजी में बोलते हैं एम्बुश, यस सर। वो हो गए आतंकवादियों के द्वारा, और उस मार धाड़ में वो शहीद हो गए। तो ये कहना कि भाई कब क्या हो जाए पता ही नहीं पड़ता है। यस मैं इसी प्रकार से कारगिल लड़ाई तो खैर बहुत फेमस हो रही है यस सर। और मीडिया में भी आ गई, इसलिए ज़्यादा फेमस है। एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करते हैं, वो है ऑपरेशन पवन, जिसके अंदर मैं गया था श्रीलंका। ये मैं गया हूँ 89-90 में। तो श्रीलंका के अंदर भी बहुत ही चैलेंजिंग काम था। श्रीलंका के अंदर जो LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यानी तमिल लोगों का अलग से नॉर्थ और ईस्ट में देश बनाने की जो कल्पना थी, तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स मध्यस्थ भूमिका निभाने गई थी, लेकिन मध्यस्थ भूमिका के बजाय वो लड़ाई के मोड में आ गए LTTE से, और बैरक्स में रही ये जो श्रीलंका की फौज, और हमारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया और उसका फ़ायदा उठाया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। तो उसमें बहुत लोग शहीद हुए, और जहाँ मैं गया हूँ एक वडाकाची नाम की पोस्ट थी, उसमें मैं गया हूँ। उस वडाकाची पोस्ट के अंदर, जिससे मान लीजिए हम जाने वाले हैं, सुबह रवाना होने वाले हैं, इतने में सूचना मिलती है कि वडाकाची पोस्ट के अंदर हमारे से पहले एक गार्ड्स बटालियन थी, उसके एक हवालदार को LTTE ने सुबह सुबह ख़त्म कर दिया है। वो बाहर पोस्ट के निकला ही था, ख़त्म हो गया। ऐसे माहौल में जवानों का मोराल
बना के रखना और ऐसे माहौल में जवानों को सुरक्षित जो है बटालियन हेडक्वार्टर धर्मापुरम से लेके और जाना बर्राका चेक पोस्ट तक सूझबूझ के साथ में, ताकि वो भी शिकार नहीं हो जाएं किसी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आईईडी बोलते हैं उसकी। हमने क्या किया कि उस ज़माने में रिमोट कंट्रोल नहीं बल्कि वायर कंट्रोल्ड ये थी आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिसकी रेंज थी 200 मीटर। तो हमने क्या करा कि रोड के दाहिने और बाएं 300 मीटर के कतार में हम चले, ताकि अगर कोई 200 मीटर पे बैठा हुआ है झाड़ी में छुप के कोई एलटीटी तो वह अपने आप भाग जाएगा। और देखा हमने कि झाड़ी के अंदर जो है वाटर बॉटल, ब्रेड और स्विच सब पड़े हुए हैं। अगर हम बेवकूफ़ की तरह गाड़ियों में बैठ के जाते तो हम अभी तक शहीद हो जाते। ये सूझबूझ जरूरी थी। वहाँ हम पहुँचे, अब कौन LTTE है और कौन जो है आम नागरिक है ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे जाते वक्त साइकिल पे 2 लोग आए और हमको देख के घबरा के साइकिल छोड़ के भागे। इसका मतलब क्या है कि वो LTTE है। हमने उसका पीछा करके और हमने एक को जो है उसी समय ख़त्म किया। बाद में पता पड़ा कि वो तो फेमस वहाँ का विजयन नाम का आतंकवादी है। तो उस विजयन वाले आतंकवादी को हम ले गए, उसके डेड बॉडी को हमने हमारे पोस्ट के बाहर रखा और पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। हमने कहा कि ये हमारी जो फौज है, सुबह 6 बजे आपने हमारे एक लोग जवान को मारा, अभी शाम को 4 बजे हैं, आपका LTT का जवान यहाँ ख़त्म हो गया है। यहाँ हम कोई चीज़ पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं। तो 1.5 साल तक हमने वहाँ उस पोस्ट पे रहे, हमारा एक भी जवान ख़त्म नहीं हुआ। और हमारा इतना अच्छा रेपो था सिविलियंस के साथ में, आम जनता के साथ में, कि जब हम जाते थे वो कहते थे कि आगे मत जाइए, LTTE ने आपका एम्बुश लगा रखा है, तो हम दूसरा रूट लिया करते थे। यस सर। सर वॉर के दौरान लॉस और सेक्रीफाइस को आपने कैसे हैंडल किया? देखो, वॉर के अंदर लॉस और सेक्रीफाइस एक आम चीज़ है और इसके लिए हमारे को ट्रेनिंग मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि तरह तरह की बीमारियों के लिए आपको एक इंजेक्शन लगाते हैं, इनोकुलेशन बोलते हैं ना उसको। तो हमारे फौज में होता है बैटल इनोकुलेशन। यानी हम क्रॉलिंग करते हुए जाएंगे, ऊपर से जो है मशीन गनें चलेगी, ऊपर से जो है आर्टिलरी के बॉम्ब गिरेंगे, ऊपर से हवाई जहाज से बॉम्ब गिरेंगे। तो उस पूरे माहौल में कैसे आगे चलना है, यह कोई ऐसे नहीं होता है, इसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग होती है। आज हम सियाचिन में गए, सियाचिन में मैं रहा हूँ, जहाँ पर कि माइनस में टेम्परेचर होता है। वहाँ जाने के लिए ये नहीं कि एकदम पहुँच जाएंगे, छोटी हाइट पर हम चलेंगे, ट्रेनिंग पाएंगे, फिर बड़ी हाइट, फिर बड़ी हाइट, फिर बड़ी हाइट। इसे बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। वहाँ पर मैंने जो हैंडल किया है, वहाँ पर क्या है कि ग्लेशियर्स होते हैं। वो ग्लेशियर मतलब कि जहाँ देखो वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़। ग्लेशियर क्या है कि बर्फ़ की नदी है। ऐसे इलाके में रहना और माइनस में रहना, वहाँ पर दिन के अंदर आदमी कोई मूवमेंट नहीं करता है। क्यों? कि दिन में सूरज की रोशनी से बर्फ़ पिघलती है और एक उसे बोलते हैं अवलांच। अवलांच का मतलब यह है कि बर्फ़ एकदम जो है पहाड़ी से खिसक करके आएगी, उसमें आप दब सकते हो। अवलांच धूप से खिसकेगी, अवलांच अपन बात करेंगे, बात के साउंड वेव से खिसकेगी। और उस अवलांच को नकारने के लिए हम रात को 2 बजे हम चलते थे। और वहाँ होते हैं क्रेविसेस का मतलब होता है, जैसे आप देखते हो अपने गर्मियों में नहीं, अपने ये जो चिकनी मिट्टी है काली, उसमें तरेड़ पड़ जाती है। ऐसी तरेड़ वहाँ पड़ती है, कहाँ पर? बर्फ़ में, ग्लेशियर्स। तो अगर बाय द वे आप उस क्रेविस में चले गए तो आप बर्फ़ मग्न हो जाओगे। तो उसमें नहीं पड़े, उसके लिए हम एक दूसरे को रस्सी से बांध के चलते हैं। अगर एक बाय द वे खिसक जाए तो दूसरा उसको खींच सके। चलने के लिए पैर फिसलें तो जैसे आप स्पोर्ट्स में स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हैं ना, वो उस प्रकार की स्पाइक्स होती है, उसमें हम चलते हैं एकदम दबा करके बर्फ़ के अंदर। अगर ये हाथ एक्सपोज हो जाए नेकेड, तो ये हाथ क्या है? नीले पड़ जाएंगे। आपको ये उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं काटोगे तो पूरी की पूरी उंगली जाएगी, पूरा हाथ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट सन रेज को देख लेंगे विदाउट गॉगल्स तो आप स्नो ब्लाइंडनेस हो जाएंगे। फिर इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन होता है कम, तो एक होती है चीज़ जिसे बोलते हैं हेल्यूसिनेशन।
यस सर। यानी आपका दिमाग पागल हो जाएगा। भूलने की बीमारी हो जाएगी। ऐसे मौके पर यह भी है कि साहब आपको अपने आप को जिंदा रखने के लिए, गर्म रखने के लिए शराब भी बोलते हैं पीनी पड़ती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने आज तक कभी शराब चखी नहीं, और मेरे को कहा गया सियाचिन में कि आपको पीना ही पड़ेगा। मेडिकल तौर पे मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगा, और मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा ही रहूँगा। तो ऐसी ऐसी दुर्गम स्थितियों के अंदर भी आदमी अगर डिटरमिन्ड हो तो रह यस सर। सकता है। यस सर। अभी हम गए श्रीलंका में, तो श्रीलंका में हम शिप में गए। यस शिप में गए तो शिप जो है वो ऐसे ऐसे हिलता है। यस सर। उसमें क्या है कि आदमी को उल्टी आती है। यस सर। मेरे को भी उल्टी आने जैसा हुआ, तो मैंने कहा नहीं, अगर मैंने उल्टी कर दी तो जवान क्या बोलेंगे कि अफसर उल्टी कर रहा है। यस सर। तो मैंने कैसे अपना आप को दबा करके ऐसी उंगली, मैंने उल्टी नहीं करनी है। अब जवान उल्टियाँ कर रहे हैं, मैं कहा क्या कर, तुम उल्टी क्यों कर रहे हो? अगर मैं भी उल्टी कर लूँ तो फिर मेरे में जवान में क्या फ़र्क रहा? यस सर। तो ये है, हर जगह पर हमारे को अपने आप को श्रेष्ठ बताना होगा। अगर हम अच्छे अफसर हैं तो यस सर। हमारे को सेक्रीफाइस करना होगा। यस अभी श्रीलंका में गया तो मेरा नाम मैंने आपको बताया जयराज। यस जयराज साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर नाम है। वो लोग मुझे समझते थे मैं साउथ इंडियन हूँ। यस मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो साउथ इंडियन मेरे को समझ रहे हैं तो फ़ायदा ही, नुकसान तो नहीं है ना। नहीं है सर। तो 15 दिन का एक बार सीज़ फायर हुआ। यस सर। सीज़ फायर में ये कहा गया कि आप जो है लोगों को बताओ कि क्यों लड़ रहे हो, हम कोई आपके अगेंस्ट नहीं है, हम आपके हेल्प के लिए आए हैं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। तो आप इस प्रकार बोलोगे, एक दुभाषिया जो हमारा फौज का ही जवान है जो कि तमिल है, वो आपकी भाषा को तमिल में बोलेगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं, जब मेरे को समझने में साउथ इंडियन हूँ, तो जैसे सोनिया गांधी बोलती है हिंदी के अंदर, तो हो सकता है कि उसकी जो लिखी हुई बात अंग्रेजी में लिखी हो और वो बोलती है हिंदी में, है ना। वैसे मैंने अंग्रेजी में लिखा उस तमिल लैंग्वेज को, मैंने रट लिया और प्रोनाउंसिएशन भी उससे मैंने सीख ली है। और मैंने धारावाहिक तरीके से तमिल में लेक्चर दिया, तो सब लोग इतने प्रभावित हो गए कि ये पक्का तमिलियन ही है। मैंने निर्देश दिया कि जो ही लेक्चर ख़त्म हो और कोई मेरे पास मिलने नहीं आए, क्योंकि मिलने आएगा तो पोल चौड़े हो जाएगी। यस सर। लेकिन वो माने ही नहीं, सब तो भाग के आए, मेरे को ऊंचा उठा लिया और वो पता नहीं क्या क्या बोलते गए और मैं हंसता रहा, क्योंकि हंसने के सिवाय और भी कुछ बोलूँगा तो पोल चौड़े हो जाएगी। यस सर। यस सर। सर अगला किस एक्सट्रीम कंडीशन आती है? देखो साहब, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि जो जो कंडीशन मैंने बताई है सियाचिन में होने चाहिए, उन सब कंडीशनों को नकारता हुआ एक सेकंड लेफ्टिनेंट थे हमारे, मुकुल यादव, हमारी यूनिट में। उन्होंने क्या करा कि दिन में जो है पेट्रोलिंग शुरू कर दी पॉइंट 12124 यस सर। नाग पोस्ट से, और वो चलने लग गए नज़दीक पोस्ट के लिए। एक तो दिन में चले और फिर हो हल्ला करते हुए चले। इन सब बातों से क्या हुआ, अवलांच आ गया। अवलांच जब आ गया तो सब दब गए। उसमें एक होशियार था पोर्टर, उसने जो जो उसको दिखे उसने बर्फ को हटाया, वो जिंदे रह गए। अब 3 जो है दबे रह गए, वो खुद सेकंड लेफ्टिनेंट मुकुल यादव, एक हवालदार बलबीर और एक पोर्टर। पोर्टर मतलब जो सामान उठाता है, लोकल आदमी। अब साहब मेरे से पूछा गया कि पूरी पलटन में ऐसा कौन सा अफसर है जो कि वहाँ गया हुआ है, तो मैं गया हुआ था पूरी पलटन में। तो एक हेलीकॉप्टर आया, मेरे को एयरलिफ्ट किया और मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद में हमने कहा कि साहब अब हम उस पूरे बर्फ़ में कैसे ढूंढेंगे कि वो 3 लोग कहाँ हैं। यस सर। अब बर्फ़ में जब आदमी दब जाता है, वो कोशिश करे बाहर निकलने की, हो सकता है कि बाहर निकलने के बजाय और गहरा जा रहा है वो, तो उसे पता नहीं कि ऊपर आसमान कहाँ है। यस। तो मैंने कहा साहब इनको भी ढूंढना नामुमकिन है। तो एक हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है गुलमर्ग में, वहाँ से एक स्पेशल टीम, लेब्राडोर कुत्ते होते हैं जो कि सूंघ सकते हैं कि आदमी या बॉडी कहाँ पर है, वो लाए गए। बॉडी को ढूंढा गया और तीनों की बॉडी मिली। उनको बड़ी मुश्किल से हमने बाहर निकाला। बाहर निकाल करके ऊंचे जहाँ पर कि प्लेन इलाका है, जहाँ हेलीकॉप्टर आ सकते हैं, वहाँ तक पहुँचाया। पहुँचाने के बाद में हेलीकॉप्टर आया और बॉडीज को ले गया। फिर क्या हुआ, मौसम ख़राब हो गया। मौसम ख़राब हो गया तो हम उस पॉइंट 124 हाइट के ऊपर नाग पोस्ट इसलिए कि एक सेकंड लेफ्टिनेंट नाग था, कैप्टन नाग था, उसने ये पोस्ट हिंदुस्तान के बॉर्डर के पार स्टैब्लिश करी थी उसने, उसके नाम पे नाग पोस्ट था। तो साहब उस नाग पोस्ट पर हम सीमित हो गए। अब आप बता रहे हो कैसे, 21 दिन तक मौसम खराब रहा। यस। अब हमारे को कोई भी सहायता असंभव थी। हम मात्र एक टाइम खाना खाते थे
और वह भी जो भी टिंड जो होती है सब्जियां यस सर। और थोड़ा आटा है उससे पूड़ी बनाना, और ऑयल कुकर है, वो जब खाना बनता था उसकी गर्मी के लिए में हम आसपास बैठते थे। ऐसे हमने 21 दिन बिताए। तो मेरे साथ के जवानों ने बोला कि साहब 3 तो चले गए ऊपर और हम भी ऊपर ही जाएंगे और यहाँ पर एक स्मारक लगेगा जिसमें मेरे नाम होंगे। मैंने कहा ऐसा हतोत्साहित बात कभी नहीं करनी है। जब जयराज तुम्हारे साथ में है तुम जिंदा सकुशल वापस जाओगे, मेरा चैलेंज है। एग्जैक्टली। ऐसे जवानों को प्रोत्साहन देना अत्यंत आवश्यक होता है। 21 दिन बाद मौसम साफ हुआ, हेलीकॉप्टर आए, हम सुरक्षित वापस आ गए। सही टाइम पर एक सही डिसीजन। और ये डिसीजन बहुत जरूरी है। जहां पर कमांडर कमजोर हुआ, हमारे एक कहावत है फौज के अंदर कि यूनिटें अच्छी और खराब नहीं होती है, यूनिट में अफसर अच्छे और खराब होते हैं। एग्जैक्टली। आज आप देख लीजिए, आपके यहाँ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अगर अच्छे कलेक्टर साहब हैं तो अपने पूरा जिला आगे से आगे बढ़ेगा, 100%। और अच्छे एसपी साहब हैं तो कानून व्यवस्था अच्छी होगी। आज बहुत सारे चुनाव के जो बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, पर आप मात्र एक को जानते हो, उसका नाम है टीएन सेशन। क्यों कि टीएन सेशन ने वाकई में एक उच्च चुनाव अधिकारी का कार्य संभाला और अपने चुनाव की प्रणाली को एक ऐसे स्तर पर लेके चला गया कि आज अपन निष्पक्ष चुनावों के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है। तो हरेक को मौका लगता है अफसर के तौर पे, नेता के तौर पे काम करने का। अगर उस समय को वो ऐसा काम कर दिखाए जिससे कि लोग आपको याद करें, वही काम होता है। बाकी अगर और कुछ करेगा वो, तो लोग क्या कहेंगे, कर तो कुछ सकते नहीं लेकिन आपको भूल जाएंगे। इसलिए जब भी मौका लगे किसी भी इंसान को उच्च पद पे, उस उच्च पद पे उसको अच्छा काम करना है और जनता के लिए कोई न कोई छाप छोड़नी है। आज आप देखिए, मैं फौज से रिटायर 25 साल हो गए, और आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि 25 साल पहले जो लोग मेरे साथ में सर्विस करते थे वो आज भी मेरे संपर्क में हैं और मेरे को वार त्योहार पे और यदा कदा फ़ोन करके मेरा हालचाल पूछते हैं। मुझे बोलते हैं कि आप आइए। डोगरा जवान मेरे नीचे कमान मैंने उनको किया था। मैंने रहा कोटा में, सुरक्षा जो मेरे कर्मी थे वो याद करते हैं। मैं रहा क्या बोलते हैं चित्तौड़गढ़ में, वो लोग याद करते हैं। जहाँ भी काम करो एक ऐसा काम करो कि लोग जो है आपकी शक्ति की वजह से नहीं बल्कि आपके प्रेम की वजह से याद करें। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लीडर और कमांडर में क्या डिफरेंस है? देखो, लीडर और कमांडर जो है वो एक ही तरीके की चीज़ें होती है। लीडर तो क्या है, वो ऐसा जो कि अपने आप को ये सिद्ध करे। देखो, फौज में जब हमारी होती है ना सिलेक्शन, एक होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसके अंदर बाकायदा आम तौर पर जैसे आईएएस के क्या होता है, इंटरव्यू होता है, मात्र इंटरव्यू। हमारे इंटरव्यू नहीं होता है, हमारे वहाँ सब तरह की चीज़ें टेस्ट होती है। एक होती है साइकोलॉजी टेस्ट, उसमें स्क्रीन पे आपको कोई ना कोई सीन बताएंगे, आपको उसके ऊपर एक टिप्पणी करनी है, एक स्टोरी बनानी है। उसमें आपकी साइकोलॉजी जज करेंगे। उसमें ये देखेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है, आप में आगे बढ़ने की क्षमता है या किसी के फॉलो करने की क्षमता है। आपको एक ऑब्स्टेकल देंगे, ऑब्स्टेकल को पार कीजिए। आप अच्छे लीडर हैं तो आप क्या करोगे, उसमें अपने आप को लीडर सिद्ध करोगे। आपके ही योजना के ऊपर उस ऑब्स्टेकल को आप पार करोगे। तो ये क्या है, लीडरशिप। अब लीडरशिप के अंदर आदमी कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, लेकिन वो अपनी क्षमता से अपने आप को लीडर साबित करता है। अब क्या हो गया, अब हम सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए तो हम ऑटोमेटिकली कमांडर बन गए। कमांडर बन गए, अब हमें सिद्ध करना है कि हम कमांडर बन गए हैं तो वाकई में हम कमांडर हैं। यानी एक स्टार से नहीं अपने आप को कमांड करना है, बल्कि अपनी काबिलियत से फिर आपको सिद्ध करना है कि आप एक लीडर हो। हमारे जो फौज में जब हम जाते हैं एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट, तो शुरू में हमारे को क्या करते हैं कि जवानों की बैरक में रखते हैं। जवानों के साथ में जब जवान एक नॉर्मल जवान से लेंस नायक यानी एक फीती के लिए प्रमोशन कैडर में हिस्सा लेता है तो हमारा अफसर भी लेता है। वो भी अपने आप को अव्वल करके एक लेंस नायक के तौर पे अपने आप को बनाता है, फिर नायक बनाता है। ऐसे करके सीढ़ी पार करके वो सिद्ध करता है कि भाई मैं आपके जैसा ही हूँ लेकिन आपसे उत्तम हूँ। वो एज ए कमांडर है। सर बहुत सारे लोगों के माइंड में प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट होता है
जैसा कि सर प्रॉब्लम रिसोर्स की नहीं होती, माइंडसेट की होती है। इस बात को सर आप किस वे में देखो ऐसा है कि हर चीज़ के दो पहलू हैं। अपन या तो किसी प्रॉब्लम की वजह से उस प्रॉब्लम की निंदा करके और हतोत्साहित हों, और दूसरा तरीका यह है कि प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम कोई न कोई युक्ति बैठाएं। एग्जैक्टली सर। अगर हम युक्ति नहीं बैठाते तो आज हो सकता है कि ACGM कोर्ट अभी भी प्रतापगढ़ में चल रहा होता। एग्जैक्टली अगर हम युक्ति नहीं बैठाते तो जैसे सालमगढ़ के अंदर कृषि मंडी खंडर हो गई, अपने अनमोद की कृषि मंडी भी खंडर हो जाती। अगर युक्ति नहीं बैठाते तो जो हाल पिछले सालों तक जो मेरे जीवन काल में देखा है वो का वो हाल गौतमेश्वर का होता। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट कहने का ये है कि प्रॉब्लम तो हर जगह है, और प्रॉब्लम के अंदर सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना ही एक अच्छे इंसान की काबिलियत है। यस सर, जैसा कि सर ने पहले भी बताया था कि सर प्रतापगढ़ जैसे ट्राइबल एरिया से बहुत कम आर्मी ऑफिसर्स निकल रहे हैं, उसका मेजर रीजन क्या हो सकता है सर? मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि मुझे भी आश्चर्य होता है कि जो लड़ाइयाँ बहुत फेमस है, जिसके बारे में इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं कि महाराणा सांगा ने लड़ाई लड़ी खंडवा की बाबर के खिलाफ, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी अकबर के खिलाफ हल्दी घाटी। तो इन सब लड़ाइयों के अंदर आपकी जानकारी के लिए नहीं है कि चित्तौड़ की सेनाएं थी, सेनाएं बांसवाड़ा से गई है, सेनाएं प्रतापगढ़ से गई है, सेनाएं डूंगरपुर से गई है, सेनाएं आदिवासी लोगों के साथ में, क्षत्रिय लोगों के साथ में मिलजुल के गई है। तो जब हम ऐसी सेनाओं के हिस्से हमारे पूर्वज रहे हैं तो मुझे आश्चर्य है कि अब हम सशस्त्र सेना के अंदर हमारी प्रतिनिधित्व इतना कमजोर क्यों है। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मेरी बात का असर हो या मेरी बात आगे तक पहुँचे, तो जैसे कि हर दबे हुए तदबे को ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने जैसे एकलव्य स्कूल किया है, तो सरकार को एक जो है बच्चों को एक तरह की ट्रेनिंग देने के लिए संस्था खोलनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए हमने बाकायदा ऐसा मसौदा तैयार किया, और मैंने CP जोशी जी जो अपने सांसद हैं उनको मैंने ये पुटअप किया, और CP जोशी जी मेरे कहने पर राजनाथ सिंह जी जो है अपने रक्षा मंत्री तक पहुंचे। हमने कहा कि बाकी जगहों का अलग हिसाब किताब है, लेकिन ये हमारा पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ पर जो मैंने 1 बीघा जमीन की मैं जिक्र कर रहा था, उस 1 बीघा जमीन के अंदर मैंने कहा क्यों नहीं अपन एक शिक्षा का केंद्र बनाए फौज की ट्रेनिंग के लिए। भाई मान लीजिए 10वीं का पास बच्चा, 12वीं का पास बच्चा, ठीक है ना, इसको अपन ट्रेनिंग दें, तो ट्रेनिंग देंगे तब वो उस प्रारंभिक शिक्षा में पास हो पाएगा जो कि फौज के लिए है। बाकी इसको पता ही नहीं ABCD, इसको पता नहीं किस प्रकार डोर लगानी, इसको पता नहीं क्या मेडिकल मेरे को स्तर पार करने हैं, तो उसको देनी पड़ेगी ना शिक्षा। अब मैंने जो आपको बताया अभी बाउंड्री वॉल की उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन हुआ 3 जनवरी को, और अभी जो ही होली खत्म होगी तो उसका कंस्ट्रक्शन बाउंड्री वॉल का होगा। एक कोई हमारे ही साथी एक्स फौजी जो अभी शहीद हो गए, उनका लड़का एक्साइज में इंस्पेक्टर है, उस लड़के ने ये बीड़ा उठाया है कि 10 लाख की लागत का मैं एक हॉल, कमरा, बाथरूम ये बनाऊंगा। और इत्तेफाक से मेरा बेटा एक आर्किटेक्ट है, और आप देखिए ये जो प्रतापगढ़ में एक है ना पद्मावती फोर्ट होटल है, वो उसी के आर्किटेक्ट ने बनाई है, उसने नक्शा तैयार किया है। अभी मैं जब आ रहा था, मैंने कुछ देर गाड़ी में बैठा, मैं ये देख रहा था, तो उसने जो नक्शा तैयार किया है वो उसी बच्चे के लिए किया है, और वो नक्शे के ऊपर क्या है कि वो हॉल बन जाएगा, हॉल कमरा ये बन जाएगा, और एक बाउंड्री वॉल बन जाएगी। तो ये क्या है कि एक प्रारंभिक जो है स्टेप होगा, और ये एक ऐसा जगह होगी जहां मैं भविष्य में कल्पना करता हूं कि फौज के नुमाइंदे आएंगे और फौज से यहाँ की आम जनता रूबरू होगी। यहाँ की आम जनता ने अंदर कोई फौजी गाड़ी फिजिकली देखी है, न कोई हथियार देखा है। हमारे फौज में क्या होता है, नो योर आर्मी करके अलग अलग कैंप लगते हैं, जैसे कि अभी लगा है जयपुर के अंदर। जयपुर जैसे शहरों में लोग जानते हैं, वहां लगाने के बजाय मैं कहूँगा अगला ऐसा कैंप लगे प्रतापगढ़ में, उसी 1 बीघा जमीन के अंदर। और वहां पर जो है तरह तरह के गन्स और टैंक ये सब लोग देखें, देख करके जैसे मैं किसी ज़माने में एक फौज का बैंड देख करके हैकल से प्रभावित हुआ, हो सकता है कोई अपने जो बच्चे हैं वो प्रभावित होकर के और फौज ज्वाइन करेंगे। तो ये एक इस आदिवासी
इलाके को ऊंचा उठाने के लिए सरकार को, जैसे एकलव्य स्कूल एक बहुत अच्छी पहल है, वैसे अपने को जो है कोई शिक्षा का केंद्र करके फौज के लिए, बीएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए हमें पहल करनी होगी। अभी मैं आपको एक और बताऊं कि जो हमने ये बनाया 1 बीघा ज़मीन का, उसी के पास में मैंने अभी अलग से कलेक्टर मैडम को जो है एक प्रपोजल दिया है, क्यों नहीं उसके नज़दीक ज़मीन के अंदर एक शहीद स्मारक हो। एग्जैक्टली सर। हर जिले में एक शहीद स्मारक का प्रावधान है, और हर जिले में अगर ज़मीन अलॉटमेंट हो जाती है नगर पालिका द्वारा, नगर परिषद द्वारा, तो उस ज़मीन पर शहीद स्मारक के लिए बजटरी नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 लाख 2019 की 20 लाख का प्रावधान है। आज शायद और ज़्यादा होगा। तो मेरी ये भी कल्पना है कि ऐसा एक शहीद स्मारक बने, और उस शहीद स्मारक के बनने से क्या होगा कि लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हम जो है जब भी कोई ऐसा दिवस हो, हम जाकर के वहाँ पर अपनी रेस्पेक्ट दें। 100%। तो आपको एक और बताऊँ इंटरेस्टिंग बात, कि जो झुंझुनू वगैरह ऐसे एरिया हैं जहाँ के कि लोग शहीद होते हैं, उनके जो शहीद स्मारक हैं, किसी जवान ने जब मान लो सुप्रीम सेक्रीफाइस करी है, तो जब शादी होती है तो शादी का जोड़ा आकर के वहाँ धोख देता है। स्कूल जो बच्चे जाते हैं पहले शहीद स्मारक में धोख दे करके फिर स्कूल जाते हैं। अब आप देखिए उन लोगों में कितनी राष्ट्र के प्रति और शहीदों के प्रति उनकी लगन है। एक आपने हिंदी की कविता सुनी होगी कि मुझे तोड़ना ए बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, राष्ट्र के लिए शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये एक अपने जवानों के प्रति एक पुष्प की अभिलाषा है। वो बोलता है मुझे देवताओं के सिर पे नहीं चढ़ना है, मुझे किसी सुंदर महिला के जो है बालों के अंदर चढ़ के इतराना नहीं है, मुझे क्या करना, मुझे तो पत्ते फेंकना, और जहाँ से जवान जाए मैं भी उसके जवानों के पैरों से कुचला जाऊं। ये आप देखिए, एक आप फौज में अगर जवान भी आप बन करे तो आम जनता में आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट होगी। बहुत ज़्यादा सर। लेट्स गेट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके लिए, विलेज स्टूडेंट आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है। विलेज स्टूडेंट अपने अन्न से, हाँ। तो कहाँ से स्टार्ट करें सर? देखो अभी इस ज़माने में क्या साहब कि इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आप देख लीजिए कि वेबसाइट आपको पूरी इंफॉर्मेशन देती है। अभी साहब मैं अपने स्तर पे मैंने एक हायर सेकेंडरी स्कूल प्रतापगढ़ में, मैंने एक जो है हमारा 14 जनवरी भूतपूर्व सैनिकों का दिवस है। तो मैं, मेरा भाई जो एयरफोर्स से रिटायर हुआ है, हम दोनों गए, साथ में हमारे और भी भूतपूर्व सैनिक गए। हमने बाकायदा बच्चों को पूरा का पूरा एक प्रोग्राम रखा जिसमें हमने अपनी बातें कही। मैंने साहब क्या किया कि प्रतापगढ़ से कनेक्टेड कुछ हैं जो कि फौज में हैं। एक स्क्वाड्रन लीडर है जो कि डॉक्टर है, उससे मैंने फ़ोन से बात करी। उसने मुझे बताया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। वो फ़ोन से बताता रहा और मैं जवानों बच्चों को बताता रहा। एक कोई मेजर साहब हैं, वो जो है अगेन डॉक्टर हैं और वो रिक्रूटिंग ऑफिस में ही है लैंसडाउन के अंदर, उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने जवानों को बच्चों को बताया। फिर साहब मैंने बताया आपको, वो जो हवालदार संतोष राव है, उसका काम ही है कि बच्चों को किस प्रकार से गाइड करना है। तो वेबसाइट से इंफॉर्मेशन एक तरीका है। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसी एकेडमी मैंने बताई, एक ऐसी और भी होगी। इतना नज़दीक दलोदा के अंदर एक एकेडमी है, वहाँ जाइए। वो बोलता है कि आप अगर 28 साल तक के भी हो तो भी आपके लिए उसके दिमाग में कोई न कोई जगह है कि भाई आप सीआरपीएफ में चले जाइए, वहाँ ओवर एज अलाउड है। अगर आपकी हाइट कम है, बोलेगा आप जवान में फौजी जवान मत बनिए, आप क्लर्क बन जाइए, उसके लिए हाइट कम है। आपकी जानकारी के लिए आदिवासियों के लिए हाइट की कंसेशन है। मैं कहूँगा कि आदिवासी अगर हाइट में कम है तो आम नागरिक भी यहाँ का हाइट में कम ही है। तो सरकार को जैसे आदिवासियों के लिए कंसेशन है, वैसे ही आम नागरिक के लिए भी कंसेशन होना चाहिए, ताकि आदिवासी और आम नागरिक यहाँ के जो टीएसपी एरिया अपन बोलते हैं फौज में जा सकें। सर आज की यूथ को आप कैसे देखते हो सर? देखो आज की यूथ के अंदर मैंने ये देखा है कि अगर कोई अच्छा मोटिवेशन करने वाला मिले तो यूथ ही है। यूथ में बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तो वो जो यूथ है वो जो है गलत रास्ते पर निकल जाएगा।
यस सर। और मैं ये देखता हूँ चाहे छोटा हो या गरीब हो, दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा होड़ मची है। वो है एक तो मोबाइल लेने की और दूसरा मोटरसाइकिल पे बैठने की। तो ये दो चीज़ों में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जब तक अच्छे मकाम पे अपन नहीं पहुंच जाएं तब तक अगर अपन उससे परहेज कर पाएं, यस सर। अच्छे मकाम के लिए मेहनत करें, अच्छे मकाम पे पहुंचने के बाद में अगर इनको लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। लेकिन अगर अपन इन्हीं में फंस के रह गए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अच्छे टीचर हैं जो मोटिवेट कर पाए, खुद का पर्सनल एग्जाम्पल दे पाए। मौका लगे जैसे हम जैसे लोग हैं, बच्चे हमसे मुखातिब हों, हमारी बात को माने, तो स्काई इज द लिमिट। या और एक कहावत है, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंडर्स वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सेंस ऑफ टाइम। इसी प्रकार से जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। कहा गया है, हाइट्स दैट ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेन्ड बाय अ सडन फ्लाइट, Yeah. बट दे while their companions slept were toiling upwards in the night। जो रात भर काम करेगा पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। 100%। ठीक है ना, एकदम कोई ऐसा नहीं है कि एकदम फ्लाइट लेकर आदमी बढ़ जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सर आपका रैपिड फायर राउंड होगा, जिसमें सर आपके पास दो ऑप्शंस होंगे और उनमें से सर आप एक ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, आपके पास जो कंफर्टेबल हो सर। डिसिप्लिन या टैलेंट? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। आर्मी या रॉयल ड्यूटी? आर्मी। देशभक्ति इन वन वर्ड सर? सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए तैयार। लेट्स गेट सर। एक हैबिट जो हर यूथ को एडॉप्ट करनी चाहिए? एनर्जी। लेट्स ग्रेट। तो आज के पॉडकास्ट में सर के थ्रू सर की जो एनर्जी है वो बहुत ही प्रो लेवल की है। मेरा तो भगवान से और सभी लोगों से यही गुजारिश है कि सर की जो एनर्जी है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैले और सर का जो भी सपना है, जो भी अभी तक सपना रहा सर आपका, वो सर का सपना पूरा हो और लोग इनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। और इवन मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ सर आपसे मिलके। तो थैंक यू सर। दिस इज लिमिटलेस विद देवेंद्र चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड जो भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता है वो कमेंट करे और जो भी जर्नी है उसको अप्रोच करे और पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करें। तो नेक्स्ट गेस्ट वो भी सर की तरह हमारे यहाँ होगा, एज ए चीफ कमांडर सर और एज ए कर्नल सर। थैंक यू सर। थैंक यू।